हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राजस्थान एग्जाम्स इन 10 मिनट्स में। और आज हम लोग बात करेंगे मंदिर निर्माण शैली की। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी मेरे बारे में। सुरेश टोलिया, 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। ये मेरा रेफरल कोड है जिसको यूज़ करके आप एनरोल कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। डेली लाइव क्लासेस यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स की अवेलेबल है। मंथली वीकली क्विज़ है, मेगा क्विज़ है, मंथली क्विज़ है। और एक बार कोर्स स्टार्ट होता है तो कंप्लीट होता है। यदि आप ठोलिया 10 कोड यूज़ करके एडमिशन लेते हैं तो आपको सभी की क्लासेस हैं वो अवेलेबल होंगी। अनलिमिटेड एक्सेस है, किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यदि आप 1 ईयर के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो चार्जेस 7000 है। 2 ईयर के लिए करते हैं तो 8400 है। लेकिन ठोलिया 10 रेफरल कोड यूज़ करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आप 1 ईयर के लिए 6300, 2 ईयर के लिए 7560 में एनरोल कर सकते हैं। मंदिर निर्माण की शैलियाँ अपन लोगों को आज देखनी है। देखो, मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ प्रचलित है। नागर शैली है, द्रविड़ शैली और बेसर शैली है। लेकिन इनके कौन कौन से आधार पर हम इनको अलग करेंगे तो अधिष्ठान के आधार पर क्या होता है? अधिष्ठान चबूतरा होता है, जो कि नागर शैली की या उत्तरी भारत शैली की अंतर है। गोपुरम या प्रवेश द्वार पर ये द्रविड़ शैली या दक्षिणी शैली की विशेषता है। द्रविड़ शैली की शिखर होते हैं। शिखर मतलब जो कि सबसे सर्वोच्च भाग होता है, रेखीय आकार का, ये आपके पास में नागर शैली की विशेषता है। और पिरामिड जो शैली है ये द्रविड़ शैली की विशेषता है। गर्भगृह दोनों के अंदर ही मिलेगा, नागर में भी मिलेगा और द्रविड़ में भी मिलेगा। इसके ऊपर जो शीर्ष होता है इसमें आमलक जो है ये नागर शैली की विशेषता है और स्तूपिका जो है ये द्रविड़ शैली की विशेषता है। मेनली हमारे पास दो शैलियाँ हैं, नागर और द्रविड़, लेकिन इनके बीच की शैली एक बेसर शैली हो जाती है। जैसे अधिष्ठान है, ये चबूतरा है। इस तरीके से ये नागर शैली को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। नागर शैली के अंदर ये अधिष्ठान मतलब चबूतरा दिखेगा आपको। और जैसे आपके पास एक इस तरीके से संरचना देखो, आप सबसे आगे आप देखोगे, सबसे नीचे अधिष्ठान हो गया यानी चबूतरा हो गया। फिर आप यहाँ पर यदि मंदिर में अंदर जाओगे तो सबसे आगे तोरण यानी द्वार होता है। इस द्वार से जब आप एंटर होगे तो कुछ मंदिरों के अंदर अर्धमंडप होता है, उसके बाद मंडप होता है और महामंडप होता है। कुछ में सिर्फ मंडप होता है, मंडप होता है। उस मंडप के आगे जब सबसे आगे चले जाते हो तो गर्भगृह होता है। गर्भगृह होता है। यदि आप देखोगे, गर्भगृह का मतलब सबसे पवित्र स्थान होता है, जहां पर मुख्य नायक की जो मूर्ति को रखा जाता है। नायक मतलब कि देवता की मूर्ति को। तो ये जो वर्गाग्रकार गर्भगृह, जहां पर देवता की मूर्ति रखी होती है, किसी भी मंदिर में जाओ आपको दिख जाएगा, तो वो जो मूर्ति रखी होती है वो स्थान सबसे पवित्र होता है। और नागर शैली के अंदर ये वर्गाकार होता है। जबकि देखो, इसका जो आपके पास में शीर्ष है ये वाला, ये यहाँ पर आमलक है और इसका ये वाला जो है ये रेखीय दिखेगा आपको। इसके अलावा जैसे देखो, इसका जो शिखर है वो पिरामिड शिखर है। इस तरीके की संरचनाएं आपको पिरामिड नुमा संरचनाएं मिलेगी, जबकि उसमें रेखीय मिल रहा था, मतलब अनंत की तरफ इशारा कर रहा था। यहाँ पर स्तूपिका टाइप की स्ट्रक्चर है। स्तूपिका मतलब इस तरीके से चौड़ा देख लो, ये इस तरह की स्तूपिका होती है, जबकि उसमें आमलक टाइप की संरचना होती है। इसका जो गर्भगृह है उसमें भी नागर शैली में भी मिलता है। ये द्रविड़ को रिप्रेजेंट करने वाली शैली है। इसमें द्रविड़ में पिरामिड है आपके पास ये, और ये जो गर्भगृह होता है ये आयताकार होता है। नॉर्मली यदि आप नागर शैली के मंदिर देखोगे तो चारों तरफ इस तरीके का परकोटा यानी दीवार नहीं बनी होती है, जबकि द्रविड़ शैली के अंदर एक परकोटा होगा, चारों तरफ से दीवार से घिरा होगा। यदि परकोटा होगा तो प्रवेश द्वार भी होगा। तो प्रवेश द्वार जो है वो आपको गोपुरम के नाम से जाना जाता है द्रविड़ शैली के अंदर। और ये द्रविड़ शैली की महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसे उसकी चबूतरा या अधिष्ठान महत्वपूर्ण विशेषता है, उसी तरीके से द्रविड़ शैली की गोपुरम या प्रवेश द्वार, ये गोपुरम या जो प्रवेश द्वार होता, जितना भव्य होता था उतना ही ज्यादा राजा की प्रतिष्ठा होती थी। तो राजा की प्रतिष्ठा से जोड़कर भी इन्हें देखा जाता था। तो अलग अलग मंदिर निर्माण वगैरह, जैसे देखो आपके पास में ये मान लो कि आपके पास सबसे आगे आया तो अर्धमंडप हो गया, मंडप हो गया, महामंडप हो गया, इस तरीके से। और सबसे आगे जाकर के अपन ये कह सकते हैं कि गर्भगृह हो गया, सबसे आगे रखा जाता है, गर्भगृह होता है। तो ये इस तरीके से प्लानिंग होती है। उसकी प्रमुख देवता की जो मूर्ति होती है वो गर्भगृह के अंदर रखी जाती है। जो मंडप होता, जो क्षेत्र होता है, उसके अंदर नृत्य वगैरह करने का काम है, कीर्तन करने का काम है, जो जस्ट गर्भगृह के आगे होता है, उसे मंडप बोलते हैं। ये एक तरीके से अपन कहते हैं। तो ये नागर शैली की विशेषताओं के अंतर्गत है। ये देखो आप, ये आपके पास ये देखोगे तो ये अधिष्ठान है यानी चबूतरा है। ये जो मंदिर है ये नागर शैली में बने हुए मंदिर है। और ये मंदिर जो है ये खजुराहो के मंदिर है। खजुराहो के मंदिर है, जो खजुराहो के जो मंदिर है नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अधिष्ठान है। अधिष्ठान का मतलब हो गया चबूतरा है। ये अधिष्ठान यानी चबूतरा है, चबूतरे नुमा संरचना है।
यहाँ पर देखो, यदि आप शिखर भी देखोगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा कि ये रेखीय शिखर है इनका। ये देखो आमलक वाली जो चीज़ है, ये आमलक है और ये इसके ऊपर इस तरीके से रखा हुआ कलश है। तो ये आमलक और कलश नागर शैली की विशेषता है, जो कि उत्तरी भारत की विशेषता है, देखने को मिलेगा। अधिष्ठान मैंने बता दिया कि चबूतरे नुमा संरचना होती है। गोपुरम मैंने बताया द्रविड़ शैली की विशेषता है, जो कि एक तरीके से द्वार वगैरह बना होता है, उसकी विशेषता है। शिखर मैंने कहा कि सबसे ऊपर वाला भाग शिखर होता है, जो गर्भगृह के ऊपर वाला भाग होता है। गर्भगृह मतलब जहां पर देवता की मूर्ति रखी होती है। जो द्रविड़ शैली के अंदर ये पिरामिडानुमा संरचना होती है, जिसके शीर्ष पर स्तूपिका रखी होती है। जबकि नागर शैली, जो कि उत्तरी भारत की शैली है, रेखीय शिखर होता है। इसके अलावा जैसे आप गर्भगृह देखोगे तो आयताकार है द्रविड़ शैली के अंदर और वर्गाकार है नागर शैली के अंदर, आप देख सकते हो इनको। परकोटा या दीवार जो है, ये मैंने कहा कि द्रविड़ शैली की विशेषता है। नागर शैली में इस तरह की विशेषताएं देखने को प्राय नहीं मिलती है। नागर शैली में पहले ही बता चुका हूँ कि हिमालय से लेकर के विंध्यन पर्वतमाला तक, यानी जैसे हिमालय से लेकर के अपने पास में यह मध्य प्रदेश वाला रीजन है, यहाँ पर विंध्यन पर्वत श्रृंखला है, तो इसके उत्तर में जो शैली प्रचलित है वो नागर शैली है। और इसके जो यहाँ पर कृष्णा नदी है, इस कृष्णा नदी के दक्षिण में जो शैली प्रचलित है उस शैली का नाम द्रविड़ शैली है। लेकिन जो बेसर शैली है ये एक तरीके से नागर शैली और बेसर शैली दोनों की मिक्स शैली है, और ये इस कृष्णा नदी और इसके बीच में विंध्यन पर्वत श्रृंखला के बीच में जो शैली विकसित होती है उस शैली का नाम बेसर शैली है। देखो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये इस रीजन के अंदर जो है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ पर आपको विंध्यन पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। तो इस विंध्यन पर्वत श्रृंखला के उत्तर में जो आपको दिखेंगे मंदिर वगैरह, वो नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर ये कृष्णा नदी है, इसके दक्षिण में ये द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश से द्रविड़, द्रविड़ से दक्षिण, और इन दोनों के बीच में जो रीजन है ये वाला, ये बेसर शैली को प्रतिनिधित्व करते हैं। वैसे द्रविड़ शैली ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में, बेसर शैली कर्नाटक वाले क्षेत्र में काफी विकसित हुई है, इसलिए इसे बेसर शैली को कर्नाटक शैली के नाम से भी जानते हैं, कर्नाटक शैली के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से इनका विकास हुआ। तो यहाँ पर जो खजुराहो के मंदिर है मध्य प्रदेश में, या जैसे आपके पास उड़ीसा के मंदिर हैं, ये मंदिर जो है ये वैसे नागर शैली के अंदर ही बने हुए हैं। उड़ीसा के जो मंदिर है उसमें आप देखोगे तो ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा कि ये कास्ट पद्धति पर आधारित है। ये जो शीर्ष वगैरह जो देखो, दक्षिण जैसे द्रविड़ शैली और नागर शैली में एक अंतर हो रहा है कि शीर्ष जो शिखर है ये ज्यादा भव्यता लिया हुआ किसमें, द्रविड़ शैली के अंदर है। कई मंजिला होता था इनके अंदर शिखर, जबकि नागर शैली के अंदर सामान्यतः एक मंजिला ही दिखता था, सामान्यतः एक मंजिला ही दिखता था, जबकि इसमें काफी मंजिला होता था। तो शिखर से ये अंदाजा, शिखर हो गया, गोपुरम हो गया, ये राजा की भव्यता को दिखाने के लिए थे। तो दक्षिण में जो राजा थे वो शिखर को ऊंचा बनाते थे। आपको जैसे खजुराहो के मंदिर वगैरह है, वहां पर आपको एक मंजिला ही शिखर दिखेगा और आपको अपन ये कह सकते हैं रेखीय दिखेगा। लेकिन इनके अंदर जो आपको दिखेगा वो पिरामिड नुमा दिखेगा, उसके ऊपर स्तूपिका दिखेगी। और इनके अंदर जो नागर शैली वाले होते हैं उनके जो शिखर होता है उसके ऊपर शीर्ष पर आपके पास में आमलक होता है और उसके ऊपर कलश होता है। आमलक का ये मान लो कि जैसे देवता है तो उनका स्थान हो गया, या जैसे कमल का फूल के आकार के रूप में आप इस तरीके से समझ लो उसको। तो ये इस तरीके से शैलियां हैं जो कि नागर शैली और द्रविड़ शैली और बेसर शैली का प्रतिनिधित्व करती है। राजस्थान वगैरह की जो शैलियां हैं वो भी ऑब्वियस है कि नागर शैली का प्रतिनिधित्व करेगी। नागर शैली के अंदर बने हुए मंदिर है, ये देखा आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। यहाँ पर जैसे उत्तरी भारत के मंदिर थे वो पूरी तरीके से धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए थे, जबकि जो द्रविड़ शैली से संबंधित मंदिर है यानी दक्षिणी भारत के जो मंदिर है वो धार्मिक क्रियाओं के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार की गतिविधियां देखे जाती थी। यानी यहाँ पर जो राजा वगैरह है वो इन मंदिरों को कुछ क्षेत्र के अंदर टैक्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए छूट देते थे राजा को। राजा जो देते थे फिर ये टैक्स कलेक्ट करते थे, ब्याज पे पैसा देते थे। इस तरह की गतिविधियों में भी यहाँ के मंदिर इन्वॉल्व थे, जबकि नॉर्थ इंडिया के अंदर इस तरह की गतिविधि आपको ज्यादा देखने को मिलेगी नहीं। और दक्षिण भारत के मंदिरों में अधिष्ठान नहीं होता है, शिखर काफी ऊंचा होता है। तो ये कुछ खास विशेषताएं इन मंदिरों की। जैसे ये नागर शैली का ये शीर्ष वाला रीजन हो गया, इस तरीके से देख सकते हैं। ये द्रविड़ शैली हो गया, देखो ये इस तरीके से पिरामिड 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 संरचना आपको देखने को मिलेगी। बेसर शैली में दोनों मिक्स हो जाते हैं, देखो ये इस तरीके से बने होते हैं। ये आपके पास में वरदेश्वर मंदिर तमिलनाडु, ये इस तरीके से देखो आप पिरामिड संरचना है, पिरामिड नुमा संरचना है, इस तरीके की संरचनाएं आपको देखने को मिलेगी। बाकी सारी चीज नागर द्रविड़ वेश ये आप पढ़िएगा, मैंने सारा बता ही दिया। 1 ईयर के लिए जो सब्सक्रिप्शन है 7000 का है, 2 ईयर के लिए 8400 का है। टोलिया 10 कोड यूज करने पर 1 ईयर 6300, 2 ईयर 75600। टोलिया 10 कोड यूज करना है एडमिशन के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।